लिखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें पेपर में क्या क्या आएगा सुनना ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, बुक है उसमें अमीबा आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आएंगे। प्लेनेरिया सुना है कभी? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया नहीं सुना? बहुत अच्छी बात है। अमीबा देखा है? अमीबा, ये रहा अमीबा, देख लो बुक में। उसके बाद नीचे क्या है? लैसमेनिया। उसके बाद क्या है? प्लाज्मोडियम। उसके बाद क्या है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये वर्ड आपने सुने होंगे। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। और प्लांट कहाँ गया इसमें? प्लांट भी कराना है हमें, लेकिन प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो हम कराएंगे अभी बाद में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। क्या वर्ड यूज हो रहा है? फिजन। फिजन मतलब होता है टूटना, फ्यूजन होता है जुड़ना। दो वर्ड यूज होंगे, कौन कौन से? एक होता है फिजन, फिजन, फिजन मतलब ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। और एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो कई चीजें टूटती हैं, कई चीजें जुड़ती हैं, इन दोनों के ही मतलब समझ लो। फिजन अलग होता है, फ्यूजन अलग होता है। फिजन क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल। कई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये वहां पे होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। नए नए इंडिविजुअल बनते हैं, फिजन टूट जाते हैं, एक सेल दो हिस्सों में टूट जाती है। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ simply split into two equal half during cell division, such as amoeba. The splitting of the two cell during division can take place in any plane. देखो क्या कह रहा है, जो ब्रेकिंग होती है, किस किस की बात कर रहा है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, और अमीबा जो है, अमीबा में जो ब्रेकिंग है, जरूरी नहीं है कि इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से हो, वर्टिकल प्लेन से भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, या ऐसे ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब आपके पास एक सेब है, तो आप सोचते हो सेब को ऐसे काट रहे हैं, आप ऐसे भी काट सकते हो। तो ऐसी अमीबा है। अमीबा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे, मतलब कि अमीबा अगर ऐसे है तो आप ऐसे नहीं कि ऐसे तोड़ोगे इसे। ठीक है, अगर ये अमीबा है तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, या ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। मतलब अमीबा अपने आप को स्प्लिट करेगा किसी भी प्लेन पे। आ रही बात समझ में? ये बात सिर्फ अमीबा के लिए एप्लीकेबल है, ये बात अमीबा के लिए ठीक है। अमीबा अगर क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड बाई एनी प्लेन, डिवाइडेड बाई एनी प्लेन, एनी प्लेन किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाएगा तो उसका नाम है अमीबा। बात समझ में आ रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनी प्लेन। तो लिखोगे इन अमीबा, स्पेशल नोट डाल के लिखोगे इन अमीबा डिवीजन ऑफ cell can take place from any from any plane। बेटा ये सवाल आएगा, देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट अगला सवाल आएगा। वो क्या कहता है? एक है लैशमेनिया। लैशमेनिया जो बीमारी फैलाता है उसका नाम है काला अजर। काला अजर हिंदी में लिख देता हूं। अजर होती है बीमारी, बुखार।
नहीं, उसमें चेहरे पे वहां से निकल आते हैं, फुंसी निकल आती है बहुत खतरनाक वाली। और ये बीमारी अफ्रीका में होती है, इंडिया में रेयर होती है। ठीक है, ये बीमारी ना ही देखो तो अच्छा है। काला जर। है। हाँ, लिखना है। ये बीमारी कौन फैलाता है? लैशमेनिया। लैशमेनिया, काला अजर। तो जो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है लैशमेनिया। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which have a whip-like structure at one of the end of the cell. In such organism, binary fission occurs in a definite orientation in relation to the these structure. अब देखो इसमें क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इनमें जो डिवीजन होगा ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कि आप ऐसे काट दो हॉरिजॉन्टली। इनमें हमेशा जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा? वर्टिकल होगा। इस तरीके से होगा, हमेशा दो हिस्सों में टूट जाएगा, विप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं कि आपने आधा आधा कर दिया। तो फ्रॉम इसमें एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होगी। डेफिनेट ओरिएंटेशन ऐसे मटर के दाने को छीलते हैं, ऐसे दो हिस्सों में बांट देते हैं, तो वैसे ही हमेशा लैशमेनिया। लैशमेनिया क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द काला अजर, ऐसे लिखा होगा इंग्लिश में काला अजर। अरे बुक में लिखा है तभी तो। पेज पलटो एक, दिखा तुम्हें, नीचे दिख नहीं रहा तुम्हें? तो आप क्या करना चाहते हो, मैं भी ना कराऊं? है, अब जरूरी है मैडम ना कराएं तो मैं भी ना कराऊं? विच हैज अ विप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें लिखोगे बाइनरी फिजन अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन। बाइनरी बाइनरी फिजन, फिजन समझ रहे हो? टूटना, ब्रेक होना। बाइनरी फिजन टेक प्लेस। बाइनरी, बाई मतलब दो हिस्सों में, दो हिस्सों में टूट जाएंगे ये। बाइनरी, मल्टीपल। बाइनरी मतलब दो हिस्सों में, मल्टीपल मतलब बहुत सारे हिस्सों में। तो बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन डेफिनेट ओरिएंटेशन। कैसा? डेफिनेट। बाइनरी फिजन होता है इसमें एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में। पेपर में एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेट ओरिएंटेशन में बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, आपको बोलना है लैशमेनिया के अंदर। किसके अंदर? लैशमेनिया के अंदर। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हाँ, सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अब एक और चीज सुन लो बेटा, अमीबा में जो डिवीजन हो रहा है उसका नाम है बाइनरी फिजन। फिजन दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, तो ये दोनों बाइनरी फिजन के एग्जांपल हैं। बाइनरी में दो हैं, एक अमीबा जिसमें कि किसी भी प्लेन से सेल डिवाइड होती है, और एक है लैशमेनिया। लैशमेनिया में जो डिवीजन होगा वो कहाँ से होगा? एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से होगा। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा फिर है मल्टीपल फिजन। कौन सा? मल्टीपल। ये किसमें होता है? मलेरिया पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होती है? एक सेल होती है, उसके अंदर छोटे छोटे डॉटर सेल होते हैं। जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये डॉटर सेल फिर से नए नए सेल में एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो एक सिंगल सेल जो है मल्टीपल सेल को जन्म देती है, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल फिजन।
लेकिन जो अमीबा है, अमीबा अगर ऐसे है तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा और लास्ट में ये दो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? शुरुआत में न्यूक्लियस रहेगा, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस भी कितने हिस्सों में टूटने लग जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा और अल्टीमेटली अलग हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? तो बात समझ में आया? ये क्या है? बाइनरी फिजन, अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। हमने नहीं काटा, अपने आप ही वो डिवाइड होता है, ये हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे, वो अपने आप ही डिवाइड होता है। क्या? ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है अपने आप, अपने आप, ठीक है। जैसे काला जरा हाइड्रा है, हाइड्रा को अगर आप काट दोगे कहीं से भी तो वो एक फिर से एक नया हाइड्रा बन जाएगा, हैं? प्लेन एरिया को आप काट दोगे, जहां से आप काट दोगे कैंची से, अगर उसके 3 हिस्से कर दोगे तो वो 3 नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा। जैसे नहीं कहते छिपकली की पूंछ काट दोगे तो एक नई पूंछ आ जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। तो प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। आपसे एक नंबर का सवाल पूछा जाएगा, बाइनरी फिजन का दो एग्जांपल बताओ। बाइनरी फिजन के दो एग्जांपल क्या होंगे? इधर दिखाओ। अमीबा और लैसमेनिया। अरे प्लाज्मोडियम तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है। कोई बात नहीं, आप प्लाज्मोडियम लिख देना बाइनरी फिजन में। मार्क्स तो कटने ही चाहिए कहीं ना कहीं तो, है क्या नहीं है? अगर सारे मार्क्स आप लेके आ जाओगे तो फिर हर कोई फर्स्ट आ जाएगा। तो मल्टीपल फिजन किस में लिखोगे आप? प्लाज्मोडियम में लिखोगे। एक फिर एक वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन। क्या गिर गए? कितने पैसे गिरे हैं? हैं? कोई बात नहीं, काम आ गए। चलो इतना समझ में आया बेटा? ये नोट करना है क्या? क्या प्लाज्मोडियम? हाँ जी, मल्टीपल विजन। हाँ, हटा दूं? वीडियो नहीं देखोगे? देख लोगे? 2x की स्पीड डाल दिया करो, 1.5x। आधे घंटे की वीडियो जो है 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। चलूं आगे? तो लैसमेनिया याद रहेगा, कालाजार याद रहेगा। कालाजार तो इस तरीके से होता है जैसे किसी की माता नहीं निकल आती, माता निकलना तो फिर भी ठीक है। नहीं, अरे यहाँ नहीं होता, अफ्रीका महाद्वीप में होता है। अफ्रीका में जो देश है ज्यादातर बीमारी जो है ना वहीं पे होती है, क्योंकि वहाँ पे हाइजेनिक कंडीशन नहीं है ज्यादा, हाइजीन का ज्यादा वो नहीं होता, जो लोग गरीब है वहाँ पे, ठीक है ना, गरीबी में जी रहे हैं, इसलिए ज्यादातर जो भी बीमारी है, फंगस बैक्टीरियल जो भी है, जितने भी वायरस आते हैं, जितने भी पेंडेमिक्स आते हैं वो अफ्रीका में आते हैं। चाइना? पेंडेमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पेंडेमिक्स की। मैंने क्या बोला? ज्यादातर, ज्यादातर, ठीक है। चलूँ आगे? अरे ठीक है बेटा, आगे पढ़ाएंगे आपको। फिर पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। कभी आप किसी झील के किनारे, तालाब के किनारे गए हैं तो वहां पे एक हरे कलर का वाटर देखा होगा आपने,
साथ में कुछ ग्रीन 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 वाटर होता है। पानी की लेयर के ऊपर आपने ग्रीन कलर देखा है, तो उसके ऊपर जो एक सब्सटेंस होता है स्पाइरोगायरा, कुछ कुछ घास जैसा कुछ रेसे रेसे से होते हैं ना, काई वगैरह, फंगस, एल्गी। तो आपने देखा होगा स्पाइरोगायरा, घास जैसा आपको दिखेगा, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होता है, इनटू स्मॉलर पीसीस। सुनो बेटा, इधर देखो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको स्पाइरोगायरा कैसा होता है। क्या, किस चीज का? ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें है ही नहीं स्पाइरोगायरा। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें है ही नहीं, छोड़ो। स्पाइरोगायरा की शेप कैसी होती है, ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ऐसे, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या है कि ये डिफरेंट, जैसे यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, अलग अलग जगह से ब्रेक हो जाता है। और जितनी जगह से ब्रेक होगा उतनी जगह से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। कभी आप यूट्यूब पे डिस्कवरी चैनल या कोई चैनल है, वहाँ पे आप देख लें, कोई घास वगैरह है, वो कहते हैं कि ये उन्होंने घास को उठाया, वो घास नहीं, एक ऑर्गेनिज्म है, वो टूट जाता है, और टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद, अब आप ये नहीं पता लगा सकते उसका मुंह कहाँ है, पूंछ कहाँ है। ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, और वो ब्रेक भी हो जाता है, और ब्रेक हो जाएगा फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऐसा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पानी के अंदर एक घास है, ठीक है, वो इतने बड़े एरिया में फैल गई है कि वो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, एक पूरे एरिया में 200-400 किलोमीटर उसने ऑक्यूपाई कर लिया, 200-400 किलोमीटर। अरे समुद्र के अंदर है, क्यों हटाएं, वो हटाना कैसे है और क्यों हटाना है? मतलब कि वो एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है घास के में, घास का एक वो है, स्पीसीज है, पानी के अंदर एक घास की स्पीसीज है, वो 200-400 किलोमीटर एरिया में फैल चुकी है, एक ही है। मतलब ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर है दूसरी वहां पर है, नहीं, वो लगातार कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, फैल सकती है, बिल्कुल फैल सकती है। कलकत्ता में एक बरगद का पेड़ है, जो शायद जो शायद जो शायद इतना बड़ा है कि आपके के ब्लॉक का स्कूल हो या आपका अपार्टमेंट हो, इतना बड़ा फैला हुआ है, वो एक ही है। अरे वो अपने आप में इतना, हाँ बोलो। कहाँ पे? ये कहाँ पर है? गुजरात में? अच्छा, तो फिर अब कलकत्ता वाला ही रह गया, देख के आना कभी आपको मौका मिले तो। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं स्पाइरोगायरा की। इट इज नॉट ट्रू फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल। ऐसा थोड़ी ना अपनी एक उंगली काट के फेंक दो और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यू, एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा सिंपल जो सिंगल सेल है वहां तो हो सकता है ऐसा काम पॉसिबल, लेकिन मल्टीपल सेल में, या जो जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेल में, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे हमारे शरीर में कितनी सेल हैं, कितने सारे टिश्यू हैं, अलग अलग टिश्यू हैं, हर एक टिश्यू का अलग अलग काम है। आ रही बात समझ में? A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different function। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वहां पे इस तरीके का रीजनरेशन या फिजन या फ्यूजन फिजन वगैरह नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना किसी को, तो किसी इंसान को 200 में बांट दो, वो अलग अलग बढ़ जाएगा, फिर अलग अलग डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारी उंगली है ना,
उसका काम रिप्रोडक्शन नहीं है, अलग से जर्म सेल होती हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगी। हार्ट का काम ये नहीं है कि वो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करे, किडनी का काम ये नहीं है, लंग्स का काम ये नहीं है, ब्रेन का काम ये नहीं है, सबके अलग अलग काम है। तो अब हम, तो मतलब ये है कि हमारे शरीर में फ्यूजन क्यों नहीं हो सकता, इसका इसका इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं, क्योंकि हम जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है हमारे पास। अरे बात समझ में बेटा? यस मलिक। अब पढ़ेंगे रीजनरेशन, ये बहुत खतरनाक चीज है रीजनरेशन। किसकी? फ्रेगमेंटेशन है व्हेन ऑर्गेनिज्म सिंपली डिवाइड्स इनटू स्मॉल पीसेस। लिखो, व्हेन 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 एन ऑर्गेनिज्म when an organism simply divide into small pieces to आई बात समझ में? ये लो, अब अगला टॉपिक कौन सा है? रीजनरेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन आप समझ रहे हो? फ्रेगमेंटेशन में क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में टूट गया, ठीक है ना, अलग अलग। बाइनरी फिजन में क्या है, दो हिस्सों में टूटेगा, बाइनरी में दो में, मल्टीपल में बहुत सारे में। और इसमें क्या है, सिंपली क्या हो गया, ये फ्रेगमेंट हो गया। क्या चाहिए? आपने हाइड्रा और प्लेन एरिया सुना होगा जरूर। हाँ जी बेटा, इधर देखो, आपने हाइड्रा सुना होगा, हाइड्रा पानी के अंदर होता है बेटा, और प्लेन एरिया भी पानी के अंदर ही होता है। प्लेन एरिया आपको पानी के अंदर दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है। प्लेन एरिया ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के अंदर आपको दिखेगा नहीं, ध्यान रखना। प्लेन एरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। प्लेन एरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस। आप इन ऑर्गेनिज्म को कितने भी पीस कर दो, ये मरेंगे नहीं कभी भी, ये क्या हो जाएंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, आपने हाइट उसके बारे में देखा था, अमीबा के बारे में? अमीबा ये नहीं है कि एक सेल बन गई फिर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा ना, वो पूरा का पूरा ही नया ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा तब डिवाइड होगा। आ रही बात समझ में? जब पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया था, जैसे ये अलग डेवलप हो गया, ये अलग डेवलप हो गया, तब अलग हुए हैं वो, ये नहीं कि पहले अलग हो गया फिर डेवलप हो रहा है। लेकिन रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि अगर आपने इनको, जैसे प्लेन एरिया इस तरीके से होता है, इस तरीके से प्लेन एरिया होता है, इस तरीके से देख लो बेटा, ठीक है। इसकी दो आंखें होती हैं बेटे, इधर देख लो, ये दो आंखें होती हैं, ये दो आंखें दिख तो रही हैं लेकिन खाली ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं आंखें। फॉल्स आई होती हैं आंखें, जैसी दिखती हैं लेकिन आंखें हैं नहीं ये। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहे हो? ये लाइट, ये नकली आंखें हैं, ये नकली आंखें, आपको लग रहा है कि आंखें हैं, आंखें नहीं है? अरे फॉल्स आईज हैं, क्या तो रहा हूँ। फ्रॉम दिस, तो इसमें क्या है, अगर मैंने इसके तीन हिस्से कर दिए, ऐसे ऐसे कट कर दिया, तो ये तीन हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीन हिस्से में कन्वर्ट कर दिया, अब ये तीन हिस्से फिर से एक तीन नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। इसी तरीके से हाइड्रा होता है। हाइड्रा कैसा होता है? ये इस तरीके से पानी के अंदर होता है। अगर आपने यहां से कहीं से इसको काट दिया,
या कैसे भी करके ये पत्थर से टकरा गया, कोई ऑर्गेनिज्म में इसको कट कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर ये फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेशन कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन। गलती से अगर किसी ने इसको काट दिया, किसी के पैर के नीचे दब गया, या पानी में किसी मछली ने इसको कुतर के फेंक दिया, तो फिर ये क्या करेगा, अपने आप को रीजनरेट करेगा। या पत्थर से टकरा गया, गलती से टूट गया, फूट गया, जो भी है, तो ये रीजनरेट करेगा। ऐसे प्लेन एरिया है। ठीक है, अगर ये गलती से कहीं किसी ने काट लिया, इसको कट करके फेंक दिया, तो ये नए ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डेवलप होगा। इसके अलावा होती है बडिंग। बडिंग सुना, बड, कोड़ा निकलना। आइए बताता हूँ। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या है कि जब ये किसी से टकराता नहीं है तो इसके टुकड़े तो होंगे नहीं, तो हाइड्रा में ऐसा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर एक बड निकलना स्टार्ट होता है, बड, ऐसे एक छोटा सा बड निकलना स्टार्ट होता है। और वो छोटा सा बड जो है वो एक बड़े बड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे। और बड़े बड में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो डिटैच हो जाता है। क्या होता है, डिटैच हो जाता है। उसी को हम कहते हैं बडिंग। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, और ये एक नया ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग। और बडिंग किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर। तो हाइड्रा के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है रीजनरेशन, भी होता है हाइड्रा के अंदर। अगर रीजनरेशन से वो अपने आप को या वो नए ऑर्गेनिज्म को या रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो होगा बडिंग के थ्रू, क्योंकि ये कहीं अटैच रहता है पानी के अंदर ये। हाँ, रूट्स होते हैं, अटैच रहता है ये। तो देखो बर्ड बर्ड निकल रहे हैं, देखो, तो एक बर्ड निकलेगा, फिर ये नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल for reproduction in the process of budding. In hydra, a bud develops an outgrow due to the repeated cell division. क्या बोला इसने, सेल डिवीजन। These bud develop into tiny individual and when fully matured, जब ये fully mature हो जाएगा तो अपने आप डिटैच हो जाएगा from the parent body and become new independent individual. हमारे शरीर के अंदर भी नए नए सेल डेवलप होते रहते हैं, नए नए सेल। आपके शरीर में जितने भी सेल हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, जो भी सेल हैं, ऐसा होगा कि 2 से 3 या 3 से 4 साल बाद आज जो मैं सेल आपके शरीर के अंदर देख रहा हूँ वो 100% रिप्लेस हो जाएंगे नई सेल से। एग्जैक्टली 100% पूरी की पूरी सेल जो है, मतलब आप वो नहीं रहोगे जो आज हो या अभी हो। ये जो खाल है, ये जो सेल्स हैं, वो नई सेल आ जाएगी। जो बाल है वो एक नई सेल्स आ जाएंगी। जो आंखें हैं उसके अंदर नई सेल्स आ जाएंगी। तो हमारे शरीर के अंदर भी इस तरीके का रिप्लेसमेंट होती रहती है, लेकिन वो एकदम से नहीं होती 100%। एक सेल आ रही है, एक सेल जा रही है, एक सेल आ रही है, एक सेल जा रही है। तो हमें लगता है कि भाई ये तो नन्नू है, लेकिन वो नन्नू नहीं है। नन्नू की जो सेल्स हैं वो जा चुकी, खत्म हो गई, और नई सेल आ गई, तो ये नया वाला नन्नू बैठा है, नई वाली सेल्स आ गई इसके अंदर। जो 7 साल पहले इसके अंदर जो सेल थी और आज जो सेल है वो सारी खत्म हो गई। 7 साल पहले वाली सेल तो पता नहीं कहाँ गई, वो मिट्टी में मिल गई, और नई सेल आ गई इसके अंदर। क्या कुछ कहना चाहते हो? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम 70 साल के हो जाएंगे तो 10 बार हमारा शरीर चेंज हो चुका होगा, 10 बार। 7 साल में एक बार होगा तो 70 साल में तो 10 बार होगा, तो 20 बार आप रीजनरेट हो जाओगे। उसके बाद उसके बाद हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये जनरली क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर मान लो बीज नहीं होते, बीज, सीड्स नहीं होते, सीड्स केले के अंदर है ना, इस तरीके से सीड्स नहीं होते, तो उन फलों को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाते हैं। कलम लगा दिया, कोई पत्ती लगा दी, कोई फूल लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से।
देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक द रूट, हाँ जी, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट। कौन कौन से बताया मैंने? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू न्यू पार्ट। आलू है, आलू को कोई बीज थोड़ी ना आते हैं। आलू है, शुगर, स्वीट पोटैटो है, इनका कोई बीज थोड़ी ना आते कि एक बीज मैंने डाल दिया वो उगेगा। आम का बीज डाल दिया फिर नया पेड़, ऐसे नहीं होता। तो इसमें फिर क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कह रहे हो? प्याज में इसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। किसके? प्याज के बीज कैसे होते हैं बताओ? कलौंजी नहीं तो, बट हमारे घर तो बनता नहीं प्याज। नहीं। हाँ, किया आपने तो खाया मैंने। फिर बिना बिना प्याज का खीरा बनवाया था। बिना प्याज का खाना खिलाया इन्होंने। बिना प्याज का पराठा खिलाया। चलो आगे चलते हैं। तो मैनी प्लांट्स इन विच द पार्ट लाइक द रूट्स, हाँ जी, पार्ट लाइक रूट्स। तो ये चैप्टर टॉपिक क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा इधर ध्यान दो। तो कुछ पार्ट्स जैसे कि रूट्स, जैसे कि स्टेम्स, और जैसे कि लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। मैनी प्लांट्स लाइक सुगर कैन, गन्ना, गन्ने के कहाँ बीज होते हैं? मैनी प्लांट्स लाइक सुगर कैन, roses and grapes and grapes are grown by this method। गन्ना मैं बताता हूँ। देखो, एक एक होता है, इसको कहते हैं कि कल्चरल टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, हाँ सही कह रहे हो। टिश्यू कल्चर में क्या होता है बेटा? आज जैसे आपने धान वगैरह देखा है, धान वगैरह क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर में छोटे छोटे प्लांट्स है ना, सूटेबल कंडीशन में उगाए जाते हैं। जब वो उग जाते हैं उनको लेके आप गाड़ दो जमीन के अंदर, वो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे। तो गन्ने के भी वो टिश्यू कल्चर से छोटे छोटे वो बनाते होंगे। ठीक है, अब खेती के बारे में ज्यादा मत पूछो। सच, अब एक चीज, हाँ, कौन सी क्रॉप में आता है? अभी बताता हूँ। गन्ना कब होता है? गर्मियों में ना। तो गर्मी की फसल कौन सी है? हाँ, तो गर्मी की फसल कौन सी होती है? एक होती है खरीफ, राबी और जायद। राबी तो सर्दी में होती है, तो ये खरीफ वाली फसल है। खरीफ वाली फसल। हाँ जी, कितनी फसल होती है? खरीफ, राबी और जायद। गर्मियों में ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, है ना, इस तरीके से मीठे मीठे फल, रस भरे, है ना। अब एक चीज सुनो। सच methods also possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds। जो प्लांट्स अपने सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को खो चुके हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। नीचे से चौथी लाइन, नीचे से चौथी लाइन। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन, दोज प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड्स। कर लिया?
नहीं क्या क्या लिखोगे? दोज प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. Another advantage of vegetative propagation that all the plant produce are genetically similar to have all its characteristic. इसमें genetically similar होते हैं, यानी कि अगर ये तरबूज मीठा है तो इसी तरबूज से एक नया फल उगाएंगे, नया पेड़ उगाएंगे तो वो भी मीठा होगा, उसके करेक्टर सेम रहेंगे. हाँ जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर. बेटे शांत हो जाओ. सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन अ नॉच अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम. आपने देखा ऐसा पत्ता कोई ब्रायोफाइलम? ये पत्ता अगर जमीन के अंदर गिर जाए, जमीन पे गिर जाए और इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिले, फेवरेबल कंडीशन, तो जो पत्ता है वो एक नए पेड़ में डेवलप हो जाता है. देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटे छोटा एक बर्ड्स निकल रहा है. तो पत्ता भी जो है वो एक नए प्लांट्स में डेवलप हो सकता है. इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. कौन सा है? ब्रायोफाइलम. लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स. अब एक चीज ध्यान से सुनना जिसका नाम है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर दिख रहा है? हेलो, टिश्यू कल्चर देखना. In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separate cell from the growing tip of the plant. इधर देखो बेटा, जो भी प्लांट्स है, आपके पास अगर कोई प्लांट है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ऐसे कोई प्लांट है, ठीक है, अरे कोई भी प्लांट मान लो. अब इसमें क्या है कि यहां से कोई फल निकल रहा है छोटा सा, ग्रोइंग टिप को क्या कर देंगे, यहां से कट कर देंगे. ग्रोइंग टिप को, जो ग्रो हो रहा है, जो पार्ट ग्रो हो रहा है, जहां बड निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे बड निकल रहे हैं इसके, तो इसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे. अलग करके इसको अलग से फेवरेबल कंडीशन में इसको ग्रो करेंगे. यानी ग्रोइंग पार्ट्स को मैं एक बार बोल लेता हूँ, पूरा खत्म कर लेता हूँ फिर पूछना. तो ग्रोइंग टिप्स को क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे. ठीक है ना? तो क्या कह रहा है, दीज सेल्स आर प्लेस इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस. तो वो सेल्स जो है जल्दी ग्रो करेगी, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा वहां पे. ठीक है, अभी क्या है, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो चारों जगह फैल रहा है, लेकिन सिर्फ हम ग्रोइंग पार्ट को न्यूट्रिशन देंगे तो वो जल्दी ग्रो करेगा. उसको हम बोलेंगे कैलस. क्या बोलेंगे बेटा? कैलस. CALLUS. This callus is transferred to the another medium containing hormones for grow and differentiation. उसको हम ऐसे मीडियम में रखेंगे जहां पे उसके पास हार्मोन्स होंगे और वो जल्दी जल्दी डिफ्रेंशिएट होगा. डिफ्रेंशिएट का मतलब होगा ग्रो होगा, जल्दी से उसकी पत्तियां आएंगी, फल आएंगे. ठीक है. द प्लांट्स आर देन प्लेस इन द सॉइल so they can grow into mature plant. Using tissue culture, many plants can be grown from parent to disease free condition. This technique is commonly used for the ornamental plants. छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, और आप देखोगे उनमें फल भी लग रहे हैं. ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहलाते हैं वो. ऑर्नामेंटल समझते हो ना? सजावट के लिए वो प्लांट आप अपने घर में रख लेते हो, बॉन्साई वगैरह हो गया. अमरूद का छोटा सा प्लांट आएगा, उसके अंदर फल भी लग रहे हैं. अरे तो कहने का मतलब क्या है, दीज आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ठीक है. तो ग्रोइंग टिप को जब अलग करके डिजीज फ्री कंडीशन में रखते हैं, फेवरेबल कंडीशन में रखते हैं, हार्मोन्स वाली कंडीशन में रखते हैं, उसको कहते हैं कैलस. और कैलस जब रैपिडली ग्रो करता है और फिर डिजीज फ्री कंडीशन में ग्रो करता है तो उसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं टिश्यू कल्चर. अब पूछो क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ, तो बेटा ग्रोइंग टिप को काटना है, ग्रोइंग टिप को, जहां से प्लांट ग्रो ज्यादा कर रहा है. ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल यहां से काट दिया.
ग्रोइंग टिप को काटना है। एक लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों बाद रुई जैसे उड़ने लग जाते हैं, धान के खेत में रुई रुई कुछ ऐसे उड़ने लग जाते हैं, तो छोटे छोटे गर्मियों के दिनों में, मार्च के आसपास, चलो ठीक है। मैनी सिंपल मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अरे छोड़ो, अरे तुमने वो देखे हैं फफूंदी, फंगस, फंगस हो जाती है ना बारिश में, तो आपने ये प्लांट्स देखे होंगे। देखो ये वाला स्पोर फॉर्मेशन बाय राइजोपस, इधर देखो, इधर बेटे, इधर इधर यहाँ पे बुक दिख रही है, राइजोपस, राइजोपस। और इसमें क्या है, आप देखोगे ऐसे कई सारे छोटे छोटे फंगस है इधर, इसके अंदर जो है ना स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स जब मॉइस्चर आता है तो स्पोर्स क्या है, ब्रेक हो जाता है, और स्पोर ब्रेक होने के बाद स्पोर्स जो है हवा में मॉइस्चर में फैल जाता है, और जहां जहां गिरता है वो एक नए प्लांट्स को क्या करता है, किसके, अच्छा, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू द ब्रेड, ब्रेड है आपके यहाँ, ब्रेड में थोड़ा पानी डाल के 3-4 दिन के लिए बाहर रख दो, उसके अंदर एक फंगस डेवलप हो जाएगा, और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको यही दिखेगा राइजोपस, ठीक है। बेटा ब्रेड लेके थोड़ा पानी डाल के, 2-4 बूंद पानी डाल के कटोरी से ढक के अंधेरे में उसे रख देना कहीं। The tiny blob on the stick structure are involved in the reproduction. These bobs are sporangia. इन छोटे छोटे बॉब दिख रहे हैं, छोटे छोटे टाइनी सी जो बॉल्स दिख रहे हैं, ये स्पोरेंजिया हैं, which contain cells या spores that can eventually develop into rhizopus. These spores are covered by the thick wall. ये कवर प्रोटेक्टेड रहते हैं, जब तक गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बरसात होती है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक ये बंद रहते हैं, कोटिंग बंद रहती है। ये तब खुलती है जब उनमें फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर वगैरह मिलता है। टू प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस दैट कैन बिगिन टू ग्रो। All the method of reproduction that we have discussed so far allow new generation to create from a single individual. This is known as the asexual reproduction. एक सिंगल इंडिविजुअल कन्वर्ट हो रहा है नए ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अभी हमारे पास थोड़ा समय और है, तो हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट्स होता है या फीमेल पार्ट्स होता है। क्या बोला मैंने? यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसके पास मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं। क्या बोला मैंने? सबसे पहले लिख लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पहला एग्जांपल है पपाया, पपाया पपीता, पपीता जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। पपीता का फ्लावर नहीं होता। अच्छा, जो अगर आपने नहीं देखा तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है चीज। फूल आता है, देखा नहीं आपने? अच्छा, फ्रूट्स आते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपीता और तरबूज।
ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या ज आता है क्या ज? अरे तुम तो वाटरमेलन लिखोगे ना, तुम क्या लिखोगे पेपर में, क्या लिखना है तुम्हें? बस। तरबूज हिंदी का शब्द है कि उर्दू का शब्द है? हिंदी का है उर्दू? अगर उर्दू का है तो जाएगा, हिंदी है तो फिर छोड़ो, है ना बेटा। और तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लिखना है हिंदी इंग्लिश वाटरमेलन, तो मैंने अपने लिए लिखा है, इस भाई के लिए लिखा है मैंने, ताकि ये समझ जाए। बेटा मेलन तो पता नहीं मेरे को क्या होता है। हिबिस्कस क्या होता है? हिबिस्कस, अरे बस बेटा बस। मस्क मेलन होता है बेटा। अरे कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश थोड़ी ना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता ना। बेटे पेपर में ही आएगा, पेपर में आएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट्स इट। ये डिस्कशन बंद करो, घर पे जाके व्हाट्सएप पे डाल दो स्टेटस में कि क्या होता है, 10 रिप्लाई आएंगे, 10 रिप्लाई आएंगे तुम्हारे पास। हिबिस्कस और मस्टर्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, और पपीता और तरबूज पपाया वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। 1 मार्क्स में पूछूंगा ये मैं आपसे। हाँ the flower which has only male or female reproductive part, और इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। The flowers which has both male as well as female reproductive organs। हाँ सही कह रहे हो। बात समझ में आई क्या? अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से, बड़ा ध्यान से। यहाँ पे आप देखोगे कि प्लांट जनरली ऐसा होता है, देखते जाओ क्या है। सबसे ऊपर वाले पार्ट में आपको दिखेंगे कुछ स्टेम्स, डायग्राम आएगा तो आ जाएगा इधर। बेटे इधर देखो, जिस फ्लावर के पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं वो इस तरीके से दिखता है। ये है फीमेल पार्ट्स, ये है मेल पार्ट। बेटे इधर देखो, ये है फीमेल पार्ट्स ओवेरी, और ये है मेल पार्ट। ठीक है, अगर आप इस फ्लावर में थोड़ा ध्यान देंगे
सबसे ऊपर आपको देखेगा एंथर, एंथर मेल पार्ट कहलाता है एंथर। छोटे छोटे पराग कण स्टेमन्स दिख रहे होंगे, इसको बोलेंगे एंथर्स। फाइलामेंट स्टेमन्स, एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन्स कहते हैं, ठीक है, ऊपर की जो टिप है। फिर पेटल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, ठीक है। उसके बाद जो ये पाइप जा रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल, जो पाइप जा रहा है, ट्यूब जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और ये है स्टिग्मा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा। एंथर्स जो होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं, और स्टिग्मा जो होती है वो क्या होती है, फीमेल पार्ट होते हैं। और नीचे क्या है, ओवरी। अगर एंथर जो है, एंथर्स जो है स्टिग्मा के अंदर चले गए, इधर ध्यान दो, मेरी बात सुन लोगे, तो वो धीरे धीरे एंथर अंदर एंटर करेंगे और स्टाइल के थ्रू, ये पाइप का नाम है स्टाइल, स्टाइल के थ्रू कहां तक पहुंचेंगे वो, ओवरी में। और ओवरी में जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो सेल क्या करेगी, मल्टीप्लाई होगी, ग्रो करेगी। हाँ जी, तो बात समझ में आ रहा है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट ऑफ द सोल एंड बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ओवेरी। आपने देखा होगा फूल इस तरीके से भी, नीचे से थोड़ा मोटा होता है, ऊपर से थोड़ा पतला होता है। नहीं देखा, गुड़हल का पेड़, गुड़हल का वो नहीं देखा आपने, फूल नहीं देखा, गुड़हल। चलो कोई बात नहीं, कल कल यशमा लिख ले आएगा, कल लेके आ जाएगा। ये लाल, लाल कलर ही होता है लगभग। हाँ हाँ, जैसा दिख रहा है वैसा ही होता है बस। स्टेमन इज द, बेटा सुन लो, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है, एंथर और फिलामेंट। स्टेमन इज द मेल reproductive part and it is produce pollen grain that are yellowish in color। पीले पीले पोलन ग्रेन्स होते हैं पाउडर टाइप में। अगर आपने सरसों के फूल को छुआ हो तो छूने पे येलो येलो पाउडर आपके हाथ में लग जाएगा, वो पोलन ग्रेन्स है। पाउडर टाइप मान लो, लिक्विड मान लो, पाउडर मान लो। पराग कण उसे कहते हैं, पराग, पराग। that is yellowish powder that often stick to our hand if we touch the stamen of the flower। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल क्या होता है, सेंटर ऑफ द फ्लावर में पिस्टिल दिख रहा है। स्टिग्मा से लेके ओवरी तक के बीच की जो नली है, पाइप है, दैट इज कॉल्ड पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उस पार्ट का नाम है पिस्टिल। स्टाइल क्या है, वो पाइप है, स्टाइल जो है वो पाइप है। द सोलन बॉटम पार्ट ऑफ द ओवरी, ये ओवरी है। मिडल elongated पार्ट इज द स्टाइल, और ये जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टाइल। एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिक इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो ऊपर का पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवेरी। बात समझ में आ रहा है क्या। और इन सबको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। क्या बोलेंगे बेटा, पिस्टिल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। मैंने क्या बोला, कोई भी मेल, मेल जर्म सेल होगी वो स्टिग्मा पे चिपक के धीरे धीरे एंटर करेगी स्टाइल के थ्रू, और कहां पहुंचेगी, ओवरी में। ओवरी जब डेवलप होगा तो उसको बोलेंगे ओव्यूल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, present in the ovule। The fusion of the germ cell or fertilization give us the zygote which is capable of growing into the new plant। जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट के बाद आपने देखा होगा फूल जो है ना, फूल की जो पत्तियां हैं, पिस्टिल हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो टूट जाते हैं, और फूल जो है वो फिर किस में कन्वर्ट होता है, सीड्स में, फल में। और फल से ही तो एक नया प्लांट बनेगा, फल से ही तो एक नया प्लांट, क्योंकि फल के अंदर ही तो बीज होते हैं। हाँ, पहले फूल आएगा फिर फल आता है। हाँ जी, अरे जो ये है ना ओव्यूल,
ये जो ओव्यूल है उसके बाद ये सीड्स में कन्वर्ट होगा, ये पूरा फल आ जाएगा। द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा, स्टेमन टू द स्टिग्मा। If the pollen is transferred from one flower to another, it is known as the cross pollination. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन। एक फूल से दूसरे फूल पे अगर स्टेमन जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर से उसी फ्लावर पे चला गया तो उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एक फ्लावर से मतलब यहां से यहां बगल में ही चला गया तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एक फ्लावर से दूसरे किसी दूसरे पेड़ में या दूसरे फ्लावर में चला गया तो सुन लो ध्यान से। इफ द पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लावर टू अनदर, अगर कोई पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव बाय द एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल। जाएगा कैसे? हवा से उड़ता हुआ चला जाएगा, कोई एनिमल आया उसके शरीर पे चिपक के दूसरे शरीर में पहुंच गया, या पानी में बहता हुआ चला गया, या कैसे भी चला गया। ठीक है, ये एजेंट होते हैं। After the pollen lands on the suitable stigma, it has to reach the female germ cell. फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना पड़ता है इसे। And the tube grow out of the pollen grain and travel through the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote divides several times to form and the embryo within the ovule. Ovule के अंदर एक embryo develop होता है। क्या क्या develop होता है? embryo। जाइगोट के बाद embryo develop होता है। जाइगोट के बाद embryo develop होता है। पेटल, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फेल ऑफ। तब तक पत्तियां झड़ जाती हैं। इसकी जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? फॉल ऑफ। These seeds contain the future plant and embryo which develop into the seedling and appropriate condition. This process is called germination. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। आपने कभी ऐसे, जैसे आपने देखे ना क्या बोलते हैं, चना, चना ऐसे होता है ना, जब चने को आप खोलोगे तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे बीच में। हाँ, चना या छोले, तो इसके दो हिस्से होते हैं। ऐसे देखो, इस तरीके से डेवलप होता है। चने को खोल दोगे तो उसके अंदर से एक सैपलिंग्स निकलेगी। ये जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं सूट और रूट। तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? रूट्स की तरफ, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? सूट की तरफ। ठीक है, सूट। तो इसलिए ऊपर वाले प्लांट्स को हम कहते हैं प्लोम्यूल और नीचे वाले को कहते हैं रेडिकल। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रेडिकल, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्लोम्यूल। ठीक है, और जो ये बीच में जो खाली जगह होती है, ये प्लांट्स का स्टोर फूड होता है, स्टोरेज होता है फूड का। इसको हम कहते हैं कोटिलिडॉन। क्या कहते हैं? कोटिलिडॉन। बात समझ में आई नहीं आई? ये स्टोर फूड है। अरे अंडा है, अंडे के अंदर जो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट है वो क्या है? प्रोटीन है चिक्स के लिए, जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता। जैसे ही उस चिक्स का जन्म होगा वो व्हाइट पार्ट खत्म, क्योंकि वो उसका प्रोटीन है, वो उसी को खाता रहता है, तब डेवलप होता है। समझे? तो जो येलो पार्ट है, योग जो है, वो तो चिक है, और जो व्हाइट पार्ट है वो उसका प्रोटीन है, वो उसी को खाता है जब तक जिंदा रहता है। जब वो डेवलप हो जाता है बाहर निकल जाता है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर ये जो पार्ट है, ये क्या है इनका? ये इनकी फूड है। आम की गुठली देखी है, उसके अंदर भी इसी तरीके के पार्ट होते हैं। जब वो डेवलप हो जाता है तो ये गुठली का जो व्हाइट पार्ट है, ये जो दो हिस्सों में बटेगा, वो उनका फूड है, वो स्टोरेज के लिए होता है। जब तक प्लांट अपने आप तो फूड जनरेट करेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो उसके लिए फूड चाहिए। वो फूड क्या होता है? ये स्टोर हो जाता है किसमें? कोटिलिडॉन्स में। बात समझ में आई कि नहीं आई? थैंक यू। चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना। ठीक है।